मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सीमाएं। दिल्ली के एक प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची हुई थी। रेलवे स्टेशन पर ऐसा होना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म दूसरों से थोड़ा अलग बल्कि बहुत खास था। और सच तो ये कि यहाँ अफरा तफरी लोगों के दिलों में मची हुई थी। ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ दिल्ली से अटारी जाने वाली समझौता लिंक एक्सप्रेस आने वाली थी। लोगों के कान अनाउंसमेंट सुनने को बेताब थे कि कब वहां लगे लाउडस्पीकरों से आवाज गूंजे कि ट्रेन नंबर 14,001 प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। वो ट्रेन जो हिंदुस्तान से यात्रियों को पाकिस्तान की सीमा यानी अटारी तक ले जाती है। अटारी अमृतसर लाहौर लाइन पर भारत का आखिरी स्टेशन है। अटारी श्याम सिंह स्टेशन, सिख जनरल श्याम सिंह अटारी वाला के नाम पर। प्लेटफॉर्म पर बने एक प्याऊ की ठंडी दीवार पर अपनी पीठ टिकाए बैठे थे शोएब सिद्दीकी साहब। उनकी नजरें सूनी पटरियों को ताक रही थीं। बूढ़े चेहरे पर झुर्रियों ने पूरे हक से अपना कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उम्मीद की एक चमक झलक रही थी। 1862 में डली इस रेलवे लाइन ने कैसे कैसे दर्दनाक दिन देखे हैं, ये सोचकर ही उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। जिन्होंने भोगा है उनके दिलों में बंटवारे का दर्द 70 साल बाद भी जब तब भीतर से रिसाता है। अनजाने ही उनकी नजर अपने दाहिने पैर की छोटी उंगली पर चली गई और उन्होंने घबराकर अपना पांव पीछे कर लिया। चिनाब के किनारे भागते हुए पत्थर से चोट खाई 2 उंगलियां अब तक अपने घावों को ताजा रखे हुए थीं और मन के घाव तो नासूर बन गए थे। शायद इसीलिए वो लाहौर जा रहे थे कि क्या पता कहीं कोई मलहम मिल जाए। अजीब फितरत होती है इंसान की। वो ताउम्र घूमना फिरना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है और उम्र के आखिरी पड़ाव में आकर अपनी जड़ों की तरफ दौड़ता है। कहाँ खो गए नाना जी? उनकी लाडली नातिन नरीशा की आवाज सुनकर शोएब साहब मफलर के सिरे से आंखें पोंछने लगे। खुश नहीं मेरे बच्चे, इतने साल बाद अपने घर जा रहा हूं तो मन बड़ा कसमसा रहा है। पुरानी बातें याद आ रही हैं। अच्छा पानी पिला दे अपने नानू को, तू नहीं समझेगी इस बुढ़े की बातें, उन्होंने हंसते हुए कहा। शोएब साहब बंटवारे के बाद जो भोपाल आए तो फिर यहीं के होकर रह गए थे। यहाँ के एक सरकारी कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो। सालों से इतिहास पढ़ा कर बीते दिनों ने उनके दिल में हमेशा के लिए अपने दबे छिपे ठिकाने बना लिए थे। अपने नाना की बात सुनकर अरीशा का मुस्कुराता चेहरा भी उतर गया। नाना ने भले कह दिया हो कि वो नहीं समझेगी उनकी बातें, लेकिन वो अच्छी तरह समझती थी। जब उसके पापा नहीं रहे तब माँ उनका वो घर बेचकर भोपाल नाना नानी के पास चली आई थी। कितना रोई थी अरीशा। वो घर उसके लिए पापा की गोद जैसा था। बागीचे में लगी फूलों की क्यारियों में वैसी ही महक आती थी जैसी पापा के कंधों से आती थी। शायद रात रानी के फूलों की या नींबू की या आम की बौर की। उसके कमरे की दीवार पर लटकी उसकी और पापा की ढेर सारी तस्वीरें, जिन्हें नाना के घर में कहीं जगह नहीं मिली थी, वो आज तक संदूक में रखी थी। अरीशा महसूस कर सकती थी कि कैसा होता है अपना घर अपनी जमीन छोड़ना, कैसा होता है किसी पेड़ की तरह जमीन से उखाड़ दिया जाना, जिसे फिर नई जगह कितना ही खाद पानी दो उसके पत्ते पीले ही हो जाते हैं। वाकई सब समझती थी वो, लेकिन अरीशा को कोई नहीं समझता था। उसको प्यार सब लोग करते थे, लेकिन उसकी शरारतों उसके बचपने के पीछे कोई नहीं झांक पाया था। माँ भी नहीं, नाना भी नहीं। स्टेशन में आवाज गूंज गई। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा था। यह एक अलग थलग प्लेटफॉर्म था और यहाँ सिर्फ वही यात्री थे जो सीमा पार यानी पाकिस्तान जा रहे थे। सुरक्षा कारणों से इसको बाकी के स्टेशन से अलग रखा हुआ था। यहाँ सफर करने वाले हर यात्री की कड़क सुरक्षा जांच हुई थी। उनके सामान को बारीकी से देखा परखा गया था। दोनों देशों के बीच का तनाव यहाँ जांच में खुलकर सामने आ रहा था। शोएब साहब ने ठंडी सांस भरी। कौन कह सकता है कि ये 2 मुल्क पहले एक हुआ करते थे। वो उठकर अपनी वॉकिंग स्टिक के सहारे खड़े हो गए।
बगल में खड़ी उनकी बीवी शाहीन ने मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखा और बोली, अब तो खुश हो, जी भर के देख लेना अपना मकान, अपनी गलियां, अपना लाहौर। पिछले 2 सालों से उन्होंने एक यही रट तो लगा रखी थी कि मरने के पहले एक बार लाहौर जाना चाहता हूं अपनी लाडली पोती के साथ। और आज वो खुशनसीब दिन आ गया था। शोएब भी मुस्कुरा दिए और अपनी बीवी के पास आकर फुसफुसाते हुए बोले, मैं लाहौर से वहां की मिट्टी लेकर आऊंगा और तुमको इसलिए बता रहा हूं कि जब यहां हिंदुस्तान में मेरी कब्र खुदेगी तो उस मिट्टी को भी उसमें डाल देना। शाहीन कुछ नहीं बोली। ट्रेन प्लेटफॉर्म के करीब आ रही थी। तेज हॉर्न की आवाज में पता नहीं उनकी बीवी ने उनकी बात सुनी भी कि नहीं। पटरियों पर पहियों के रगड़ने की आवाज में लोगों की आवाजें मिल रही थी। धक्का मुक्की होने लगी। ट्रेन में सबकी अपनी जगहें तय रहती हैं। ट्रेन के रुकने का समय भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पहले चढ़ने की जैसे होड़ लग जाती है। शायद इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ा अविश्वासी, थोड़ा स्वार्थी। शोएब साहब और शाहीन के पीछे खड़ी उनकी बेटी और नातिन प्लेटफॉर्म पर लगती ट्रेन को देख रहे थे जैसे सपनों के देश ले जाने वाली कोई सवारी हो। शायद जो हाथ में है उससे कहीं बहुत ज्यादा प्यारा होता है वो जो छूट गया है। प्लेटफॉर्म पर शोर मच गया। कोई सामान गिन रहा था तो कोई लोगों की गिनती कर रहा था। किसी की तेज आवाज आई, अरे शाजिया, मेरा नीला सूटकेस कहाँ है? और मिठाइयों वाला बैग भी? और जकी कहाँ है? भाग तो नहीं गया? उसका जरा भी मन नहीं था लाहौर जाने का। अरीशा को हंसी आ गई। यानी घर वालों की सताई हुई सिर्फ मैं नहीं हूं दुनिया में। उसका भी कहाँ मन था लाहौर जाने का। और मन इसलिए नहीं था क्योंकि माँ ने अपने भाई के बेटे जफर को भी साथ ले जाना तय कर दिया था। और जफर के साथ जाने में अरीशा को इसलिए दिक्कत थी क्योंकि यह भी तय कर दिया था कि जफर और अरीशा एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं और उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। माँ ने ही नहीं, पूरे खानदान ने मिलकर यह तय कर दिया था कि जफर और अरीशा को तो जैसे अल्लाह मियाँ ने एक दूसरे के लिए ही बना के भेजा है। यानी माँ ने प्रपोज किया, नानी ने अप्रूव किया और नाना, मामू, मामी सब ने हाँ हाँ के नारे लगा के रिश्ता पक्का कर दिया। पहले तो अरीशा को लगा था कि जफर खुद ही मना कर देगा क्योंकि अरीशा से उसकी थोड़ी भी नहीं पटती थी। वो उससे कभी सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। लेकिन इसको कहते नसीब का खोटा होना। उसकी बदतमीजियों को नादानियां बताकर जफर ने रिश्ता कबूल कर लिया था। जफर अरीशा के मामू का इकलौता बेटा था। इतना लाडला कि माँ बाप दिन भर उसका नाम जपते रहते। इतना खास जितना किसी गरीब की अंधेरी झोपड़ी में लटकी इकलौती लालटेन होती है। और बस इसीलिए अरीशा को वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो जब तब नाना से उसकी चुगली करती रहती। नानू, आज मैं मामू के घर गई ना तो मामी उसके जूते पॉलिश कर रही थी और मामू उसकी मोटरसाइकिल धो रहे थे और वो आंगन में पड़ी बेंत की कुर्सी पे लेटा धूप सेक रहा था। नानू, वो सिर्फ जफर नहीं है, बहादुर शाह जफर है, द लास्ट मुगल। उसकी बातें सुनकर नाना भी खूब हंसते, उसके परनिंदा पुराण में उसका साथ देते। 2-4 जुमले खुद भी जोड़ देते कि शुक्र है उसका वजन बढ़ गया है, वरना तेरे मामा मामी उसको शायद गोद से ही न उतारते। लेकिन जब ये रिश्ते की बात चली तो वो भी पीपल के पत्ते की तरह एक झोंके में पलट गए और तो और जफर के गुणगान करने लगे। अरे वाकई तमीजदार लड़का है, वरना आज के जमाने में कौन सुबह माँ बाप को सलाम करता है और कौन पढ़ता है 5 वक्त की नमाज। और नानी भी उनके सुर में अपना सुर मिला देती। सीरत के साथ सूरत भी तो देखो, माशाल्लाह क्या सेहत है लड़के की। और माँ, उनका तो एक ही लॉजिक था कि तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, कहीं अनजान घर में ब्याहने का रिस्क कतई नहीं ले सकते बेटा। जफर देखा भाला बच्चा है। और फिर माँ के घर से रुखसत हुई और मामू के घर पहुंच गई। इससे बेहतर और क्या हो सकता है बताओ? अरीशा खींच जाती। माँ, इससे बेहतर हो सकता है कि मैं बड़े तालाब में कूद जाऊं या चुप कर, माँ झिड़क देती और अरीशा पांव पटकती हुई वहां से चली जाती। ट्रेन में बाकी सारे पैसेंजर्स के चढ़ने के बाद जफर चढ़ा। फिर उसने शाहीन यानी अरीशा की नानी को चढ़ाया और फिर नानू का हाथ पकड़कर उनको भी चढ़ा लिया। अब अरीशा का नंबर आया तो जफर ने उसकी तरफ भी हाथ बढ़ा दिया।
अरीशा का दिल किया कि उसका हाथ पकड़ के नीचे खींच दे और खुद चढ़ के डब्बे का दरवाजा बंद कर दे। और ऐसा कभी हुआ है कि अरीशा का कुछ करने का दिल करे और वो रुक जाए? ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी। अरीशा ने हाथ बढ़ाया और जफर को प्लेटफॉर्म पे खींच लिया। जब तक जफर के कुछ समझ में आता, वो खुद लपक के ट्रेन में चढ़ गई और वाकई डब्बे का दरवाजा बंद कर दिया। और तो और पलट के जल्दी से अंदर चल दी। बाहर डब्बे के साथ दौड़ता हुआ जफर कुछ देर उसको कनखियों से दिखता रहा, फिर गायब हो गया। अरीशा ने गहरी सांस ली। कम से कम लाहौर जाकर लौट आने तक की राहत तो मिल गई थी उसको। जब से जफर से शादी की बात निकली है ना, उसका अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच दम घुटने लगा था। वो अंदर आकर नाना के पास बैठ गई। माँ फोन पर मामू से बात कर रही थी। जी हाँ, सब खैरियत है, ट्रेन निकल पड़ी है। जी मिलते हैं लौट के, खुदा हाफिज। मामू के नाम से ही अरीशा के हलक में कुछ अटक सा गया। वो जानती थी कि भले ही आज उसने जफर को प्लेटफॉर्म पे छोड़ के दरवाजा बंद कर दिया हो, लेकिन उसकी किस्मत की चाबी तो घर वालों ने उसी जफर के हाथ में थमा दी थी। अरीशा की माँ जब से ट्रेन में चढ़ी थी तब से फोन पर ही बात कर रही थी। जफर के माँ बाप यानी उसके मामू और मामी को अपडेट करना जरूरी जो था। जी हाँ भाभी, जफर एकदम ठीक है। उसके होने से यकीन मानिए कितनी तसल्ली है हमको। अम्मी अब्बू की जरा भी फिक्र नहीं हो रही है। बड़ा ज़हीन बच्चा है। अम्मी ने अपनी आवाज में कुछ एक्स्ट्रा मिठास घोलते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर अरीशा सोचने लगी कि चाहे कुछ हो जाए, अम्मी कभी मामू के खिलाफ नहीं जाती हैं। वो जानती हैं कि अम्मी मन ही मन खुद को मामू मामी के एहसानों तले दबा महसूस करती हैं। वो बार बार अरीशा से कहा करती थीं कि पापा के बाद उन्होंने ही तो सहारा दिया था। ये बात हालांकि अरीशा को कभी समझ नहीं आई कि माँ को सहारे की जरूरत ही क्या थी। वो खुद सरकारी स्कूल में टीचर थीं, जितनी कमाई थी वो उन दोनों के जीने के लिए काफी थी। खैर, नाना जी के होते हुए कहीं और जाके रहने का सवाल भी नहीं उठता था, लेकिन ब्याह के बाद मायके में रहने वाली हर लड़की की तरह वो कभी अपने माँ बाप के घर को अपना नहीं समझ पाई। भाई ही घर के सर्वे सर्वा रहे। हालांकि मामू ने कभी अम्मी या उसके साथ गलत बर्ताव नहीं किया, न कभी तलखी दिखाई। बस उनका एक अनकहा शासन सबके ऊपर चलता रहा। माँ ने मामू से बात करके फोन रखा और पहला सवाल अरीशा से किया, जफर कहाँ रह गया? अरीशा खिड़की से सर टिकाए बाहर देखती रही, जैसे किसी गहरी सोच में हो। हाँ, सोची तो रही थी कि अब क्या बताएगी कि जफर कहाँ रह गया। माँ को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ा तेज। अरीशा, मैंने पूछा कहाँ है जफर? उसे सीट नंबर बताया था ना, और वो तो तुझसे पहले डब्बे में चढ़ा था ना। नाना नानी भी उसको ऐसे देखने लगे जैसे उसे जफर का बॉडीगार्ड बना के लाए हों और अरीशा उसका ध्यान नहीं रख रही हो। और वो खुद तो इतना मासूम, इतना नेक है कि स्टेशन पे छूटना भी नहीं जानता। अरीशा ने धीरे से स्लो मोशन में अपना सर माँ की तरफ घुमाया। नजरें उसकी अब भी खिड़की के बाहर ही थीं। वो धीरे से बोली, हैं क्या बोली अम्मी? माँ ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ कर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, कहाँ है जफर? अरीशा कुछ सोचती, कुछ बहाना बनाती कि पीछे से जफर की आवाज आई, मैं यहाँ हूं पुप्पी, हड़बड़ी में गलत डब्बे में चढ़ गया था। धत तेरे की, अरीशा बुदबुदाई और उसकी नजर जफर से जा टकराई। जफर की सांस धौंकनी की तरह चल रही थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अम्मी ने झटपट फ्लास्क खोलकर ठंडा शरबत उसको पिलाया और बैठने के लिए जगह बना दी, जैसे कोई किला फतेह करके आ रहा हो। जफर अरीशा के ठीक सामने आके बैठ गया। दोनों की नजरें फिर मिली। अरीशा मन ही मन थोड़ा घबराई, हालांकि चेहरे से जाहिर नहीं किया उसने। जफर कुछ देर उसको देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। अरीशा ने भी एक जबरिया मुस्कान ओढ़ ली। कमबख्त मेरी आज की हरकत को भी नादानी मान के इग्नोर मार गया है। कितना अच्छा मौका था, कह देता मुझको इस नालायक लड़की से शादी नहीं करनी, मगर नहीं, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा, अपने अम्मी अब्बा की हर बात मानने वाला बेटा। खींचकर वो दूसरी तरफ देखने लगी और उसकी नजर एक लड़के से जा टकराई जो टकटकी लगाए उसी को देख रहा था। बिखरे हुए बाल, बारीक गोल्डन फ्रेम का चश्मा, काली शर्ट और जीन्स।
ये मुस्कुराया तो पक्का इसके गालों में गड्ढे पड़ेंगे, शर्तिया। अरीशा ने सोचा और वो मुस्कुरा दिया। उसके बाएं गाल में हल्का सा गड्ढा उभर आया। पता नहीं क्या था उसकी सूरत में, या शायद आंखों में, या उसके डिंपल, या अरीशा की उम्र। जो भी हो, अरीशा भी मुस्कुरा दी, फिर पलटकर बाहर देखने लगी। दिल्ली से अटारी की ओर जाने वाली उस ट्रेन की हवा का रंग जरा सा गुलाबी हो गया था। शायद हल्की सी खुशबू भी तैर गई थी। रात हो रही थी। ट्रेन को सुबह अटारी पहुंचना था, लेकिन डब्बे में कोई भी सोना नहीं चाहता था। सफर था ही ऐसा कि सबके मन में किसी न किसी तरह की बेचैनियां थीं। नाना जी की बेचैनी तो अरीशा महसूस कर रही थी। वो चुपचाप उनके चेहरे को देख रही थी कि अचानक चुप्पी तोड़ते हुए नाना जी बोले, लाहौर में उन दिनों एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब होगी कि नहीं। और हमारे घर के नजदीक एक बड़ा पेड़ था, शायद इमली का। उसमें हमारी पतंगें फंस जाती थी, रंग बिरंगी झंडियों की तरह लहराती थी। नाना जी क्या बात कर रहे हैं, इतने सालों बाद? अरीशा ने टोका। आप उम्मीद भी ना पालें कि ऐसा कुछ भी मिलेगा आपको जो आप छोड़ आए। अपनी नातिन की बात सुनकर शोएब सिद्दीकी साहब की आंखों में एक पल के लिए उदासी आई और अगले ही पल गायब भी हो गई। अरीशा की हथेलियां अपने खुरदुरे हाथों से सहलाते हुए बोले, जो मैं छोड़ आया हूं ना, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। अरीशा उनकी बात कुछ समझी, कुछ नहीं भी। तभी साइड बर्थ पर बैठा वो लड़का बोला, एक मिठाई की दुकान वहां अब भी है, सब कहते हैं बंटवारे के पहले से थी। अरीशा मुस्कुरा दी। नाना जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और पूछा, पाकिस्तानी हो? इंडिया किसी काम के सिलसिले में आए थे? वो लड़का वहां से उठकर नाना जी के सामने आकर बैठ गया। बोला, जी मैं पाकिस्तान से हूँ, सोहेल अख्तर। अपनी अम्मी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली आया था। फिर उसने अरीशा की तरफ देखा, कुछ पूछा नहीं, लेकिन अरीशा को लगा जैसे वो पूछना चाहता है। वो बोली, मैं अरीशा, हम दिल्ली में रहते हैं, नाना जी का घर देखने जा रहे हैं लाहौर। सामने बैठी अरीशा की माँ और नानी ने उसको घूर के देखा। शायद जफर भी घूर रहा होगा, लेकिन उसकी तरफ अरीशा ने नहीं देखा। अरीशा और सोहेल कुछ बातचीत की शुरुआत करने ही वाले थे कि वहां से 4-5 पुलिस के जवान गुजरने लगे। रूटीन गश्त थी शायद। बड़ी बड़ी बंदूकें उनके कंधों पे लटकी थीं। उन्होंने यहाँ वहाँ सरसरी नजरें दौड़ाईं, बर्थ के ऊपर उचक के देखा, बंदूक की नालियों से किसी के सामान को कोंचा और चले गए। सबसे पीछे चल रहा सिपाही वहीं ठहर गया। उसकी आंखें अरीशा पर टिक गईं। उसकी सूरत थी ही ऐसी, बड़ी बड़ी आंखें कि अब बोल पड़ेंगी, लंबे बाल जो उसकी सुनते नहीं थे, कभी यहाँ उड़ते कभी वहाँ। अरीशा अचकचा गई। उसको असहज कर रहा था इस सिपाही का यूं देखना। वो डर कर खुद में सिमटने लगी। जी फरमाइए। सोहेल की दबंग आवाज सुनकर सिपाही चुपचाप अपनी गश्त पूरी करता हुआ आगे निकल गया। थैंक यू, अरीशा धीरे से बोली। उसे ऐसा लगा जैसे वो महफूज है, जैसा शायद तब लगता जब पापा उसके साथ होते। सोहेल मुस्कुरा दिया। इस बार उसके गालों के गड्ढे और गहरा गए। तुम देखने में डरपोक तो नहीं लगी मुझको, उसने भवें उचका कर कहा। मैं डरपोक नहीं हूं, कहते हुए अरीशा तन के बैठ गई। क्या करती हो? आई मीन स्टडीइंग और व्हाट? सोहेल ने पूछा। मैं हिस्ट्री में एमए कर रही हूँ, अपने नानू की तरह। मुझे पास्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मैं पाकिस्तान आने को तैयार हुई। पता है मेरा बस चले ना तो मैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो जाऊं। तुम गए हो? गए ही होगे, तुम्हारे अपने देश में तो है। सोहेल बिना कुछ कहे अरीशा को लगातार बोलते हुए देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। अरीशा अब खिड़की से बाहर देख रही थी। सोहेल को अच्छी लग रही थी वो लड़की जो कभी बच्चों जैसे लगातार बोलती जाती और कभी एकदम खामोश हो जाती। तुम अलामा इकबाल और नूरजहां की कब्र देखने भी जरूर जाना, लाहौर में ही है, सोहेल ने चुप्पी तोड़ने के इरादे से कहा। ले चलोगे? अरीशा ने अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। सोहेल ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वो तो ऐसे पूछ रही थी जैसे उसने दुनिया का सबसे सहज सवाल किया हो। उसने हाँ में सर हिला दिया और चॉकलेट लेकर अपने मुंह में डाल दी। मीठा स्वाद हलक में घुलने लगा। रात गहरा रही थी।
ट्रेन भी पाकिस्तान की सीमा के करीब आती जा रही थी। सुरक्षा कारणों से ये ट्रेन दिल्ली से छूटने के बाद बीच में कहीं भी नहीं रुकती थी। सुबह अटारी स्टेशन ही इसका इकलौता और आखिरी स्टॉपेज था। बीच बीच में ट्रैक के आसपास सेना के जवान भी गश्त दे रहे थे। घोड़ों की टाप बड़ी दहशत पैदा कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच छिप छिप के अरीशा का मन एक नई राह पर चल निकला था। चंद घंटों में ही उसको ये हमसफर अच्छा लगने लगा था। वो अपना चश्मा जरा सा नाक पर उतार कर कोई किताब पढ़ने में मगन था और इत्तेफाक से उस किताब का राइटर अरीशा का भी फेवरेट था। और पढ़ते पढ़ते उसने नजरें भी तभी उठाईं जब अरीशा उसे ताक रही थी। अरीशा के लिए ये एक नया सा एहसास था। ये मोहब्बत है क्या? उसने अपना सर झटक दिया। अरे ऐसे भी कोई मोहब्बत होती है? जफर के साथ 24 घंटे रह के भी नहीं हुई और ये तो एक अनजाना सा कोई शख्स है। ये क्या हो रहा है मुझको? अरीशा बेचैन होकर वहां से उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। तेज सर्द हवाएं उससे आकर टकराने लगी। उसने अपने ही हाथों में खुद को लपेट लिया। तभी उसे लगा पीछे कोई है। वो डर गई, कहीं वो सिपाही तो नहीं आ गया फिर, या जफर? ओह नो, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। वो अंदर जाने को पलटी तो सामने सोहेल था। ट्रेन धड़धड़ाती हुई किसी पुल से गुजर रही थी। अंधेरे में भी सब कुछ पीछे छूटता उसे नजर आ रहा था। तभी सोहेल उसके और करीब आ गया और वहीं खड़ा बाहर देखने लगा। अरीशा ने मन ही मन गिनती शुरू की। 1, 2, 3। ये उसका खेल था बचपन से कि अगर उसके मन में ऐसा कुछ आया कि दिमाग हाँ या ना के पल्ले में झूल रहा हो, तब वो गिनती है 10 तक। तब तक दिल मान गया तो ठीक, वरना दिमाग की छुट्टी। वो गिनती जा रही थी। 6, 7, 8, 9, 10। और उसने धीरे से अपनी उंगलियों के बीच सोहेल की उंगलियां कस ली। सोहेल जरा भी नहीं चौंका, जैसे वो भी ऐसी ही गिनती गिन रहा हो मन ही मन। पता नहीं कितनी देर दोनों वहीं खड़े रहे, बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते रहे, खुद को भी टटोलते रहे हो शायद। फिर वापस अपनी अपनी बर्थ पर आ गए। नाना अब भी जाग रहे थे। अरीशा को देखते ही बोले, जानती हो, ऐसी ही एक ट्रेन बंटवारे के वक्त सीमा के इस पार से उस पार चली थी। लाशों से भरी ट्रेन। पता नहीं कब से नाना जी का मन भटक रहा था, 2 देशों के बीच की दीवार पर, कड़वाहट पर। अरीशा कांप गई। उसने सोहेल की तरफ देखा। वो फिर मुस्कुरा दिया। कितनी सच्ची मुस्कान थी उसकी। अरीशा का मन भीग गया था उस अनजान शख्स के लिए जो अभी कुछ घंटों पहले ही उसको मिला था। वो भी मुस्कुरा दी, जैसे दोनों कोई सवाल जवाब कर रहे हों। ट्रेन हिंदुस्तान की सरहद पर बने स्टेशन अटारी पहुंचने वाली थी, लेकिन अरीशा एक ऐसे सफर पे निकल पड़ी थी जिसका रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ था और मंजिल तक पहुंचना तो शायद एकदम नामुमकिन। दिल्ली से रात भर का सफर तय करके समझौता लिंक एक्सप्रेस अब अमृतसर जिले के अटारी स्टेशन पर लगने वाली थी। सफर के दौरान अरीशा और सोहेल ने भी एक लंबी दूरी तय कर ली थी। स्टेशन पर अरीशा की नज़र सोहेल पर थी, जो अपनी अम्मी और ढेर सारे सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था, अपनी माँ की बाजुओं को थामे, एक बहुत प्यारा बेटा। और वो जफर एक गिलास पानी तक के लिए मामी को चिल्लाया करता है। अरीशा ने मुंह बिचकाकर जफर की तरफ देखा। वो अपना सूटकेस पकड़े हुए यहाँ वहाँ ताक रहा था। सोहेल अपनी अम्मी को उतारकर जल्दी से वापस चला आया और उसने अरीशा के नाना के बाजुओं को थाम लिया। नाना उसको दुआएं देते हुए दूसरे हाथ से अपनी वॉकिंग स्टिक लिए चल पड़े। वो भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चलने लगी। अरीशा की माँ जरूर नाक से कोड़ रही थी और नानी के कान में फुसफुसाई, अम्मा ये लड़का क्या नाम है इसका? हाँ सोहेल। अरे वो पाकिस्तानी लड़का, वो मुझे जरा भी रास नहीं आ रहा है। देखिए ना कैसा घुल मिल रहा है अब्बू से और अरीशा से भी। अरीशा उनकी बातें अनसुनी करती हुई चुपचाप अपने नाना और सोहेल के पीछे चली जा रही थी। कितना सही लग रहा था उसे सोहेल का वहां होना, वो भी नाना के साथ।
उनको सहारा देते हुए। अरीशा को अब जफर की आवाज सुनाई देने लगी। वो गला खकार रहा था। अरीशा जानती थी कि जब भी वो इस तरह खांस के बात करता है उसका मतलब है कि वो घबरा रहा है। अम्मी के हाथ से पानी की बोतल लेकर वो आधी बोतल गटक गया और बोला, हाँ पुप्पी, मुझे भी भरोसा नहीं है इस लड़के पे। देखिएगा कहीं हमारा कोई कीमती सामान लेके गायब ना हो जाए। नानी हंस दी। अरे तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो, यूं हर किसी पर शक नहीं किया करते बेटा, उन्होंने जफर की पीठ सहलाते हुए कहा और आगे चल दी। सोहेल ने सामान करीने से रखकर सब लोगों को प्लेटफॉर्म पर ही एक कुर्सी पर बिठा दिया। अरीशा के नाना नानी यानी शोएब साहब और उनकी बीवी शाहीन बुरी तरह हाँफ रहे थे। अरीशा और सोहेल की माँ भी थक गई थी और अब उनको कस्टम क्लियरेंस की लंबी कार्यवाही से भी गुजरना था। अटारी से लाहौर तक का सफर ट्रेन नंबर 14607 यानी अटारी लाहौर समझौता एक्सप्रेस से होना था। शोएब साहब और उनके परिवार ने अब तक कई बार रेल यात्राएं की थी, लेकिन ये यात्रा एकदम अलग थी। 2 देशों के बीच की यात्रा थी। जब उन्होंने तय किया था कि पाकिस्तान जाएंगे तब मन में कैसे काले बादल से घुमड़ रहे थे। अजीब अजीब ख्याल आते थे। पता नहीं वीजा मिलेगा या नहीं, पता नहीं लाहौर में कुछ पहचाना जाना बाकी होगा कि अब सब बदल गया होगा, पता नहीं पाकिस्तान में किस तरह लोग मिलेंगे। मगर आज वो स्टेशन पर बैठे थे, लाहौर से बस 27 किलोमीटर दूर, और मन में छाए बादल छट गए थे। सफर तकरीबन गुजर ही चुका था, लेकिन अरीशा और सोहेल की जिंदगी का सफर तो जैसे अब शुरू हुआ था। दोनों ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, कुछ खास सुना नहीं, लेकिन उनके दिल ये जान रहे थे कि कुछ तो है जो उनको एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। सोहेल शोएब साहब के करीब आके बोला, मैं जरा पता लगा के आता हूँ कि इमिग्रेशन कस्टम वगैरह की फॉर्मेलिटी कहाँ होनी है, कितना टाइम लगेगा, और तब तक आपके लिए चाय नाश्ता भी देख लेता हूँ। शोएब साहब मुस्कुरा दिए। तुम्हें देखकर अपनी जवानी के दिन याद आ गए। हम भी कभी तुम्हारी तरह जोश से भरे दमदार शख्स थे। सोहेल उनके घुटनों के करीब बैठ गया, बोला, माशाल्लाह आप आज भी कम दमदार नहीं है। ये कहते हुए उसने अरीशा की तरफ देखा और फिर कुछ अनकहा उसकी आंखों से चलकर अरीशा की पलकों पर बैठ गया। ये उम्र, ये मोहब्बत न वक्त देखती है, न कायदा न कानून, वरना जिस माँ को अपनी बेटी को दूसरे परिवार में ब्याहना गवारा नहीं था, वो बेटी दूसरे मुल्क के लड़के से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर रही थी। जी हाँ, सरासर गुस्ताखी ही तो थी ये, बल्कि कोई इसको गुनाह भी ठहरा दे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। सोहेल उठकर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की तरफ चल दिया। जरा सा दूर जाते ही उसको अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरीशा की मोटी मोटी पायलें। हाँ वही तो है, ट्रेन में रात भर खनकती रही थी। याद आया उसे। वो पलट गया। अरीशा भी वहीं की वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद दोनों कस्टम इमिग्रेशन छोड़कर दूर किसी कोने में खड़े एक दूसरे की उंगलियों से खेल रहे थे। अरीशा ने आसमान में पेंच लड़ाती 2 पतंगों को देखते हुए पूछा, क्या करते हो तुम? हंस दिया सोहेल। उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रिश्ते की बात कर रही हो? अरीशा ने आंखें फेर ली। शर्माना उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी कनपटियां लाल हुई जा रही थीं। वो आसमान की ओर ताकते हुए बोली, बताओ ना। सोहेल ने बताया कि उनका कालीन का बिजनेस है। कालीन बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। अरीशा की आंखें चमक गईं। वो हंसते हुए बोली, उड़ने वाला कालीन बनाना जानते हो? सोहेल भी हंसता रहा बहुत देर तक। सोचता रहा कि कितनी मासूम लड़की है ये, कितनी ईमानदार, आसमान में उड़ती पतंग जैसी। उसने अपनी उंगलियां अरीशा की उंगलियों में और कस ली। अरीशा बुदबुदाई, वो काटा। क्या? सोहेल ने हैरानी से पूछा। वो पतंग कट गई। अरीशा आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोली। हंस दिया सोहेल। यू आर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, कहता हुआ वो उसके थोड़ा और करीब खिसक आया। अच्छा बताओ तो, ये पतंग कट के हिंदुस्तान की साइड गिरेगी या पाकिस्तान की? अरीशा अब भी आसमान की तरफ ही ताक रही थी। सोहेल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नो मैन्स लैंड में, यानी न तेरी जमीन न मेरी।
अरीशा खुश होकर बोली, हाँ ये ठीक है। जमीन का एक टुकड़ा मोहब्बत करने वालों के नाम होना चाहिए, ताकि सारी भागी हुई लड़कियां वहीं पहुंच जाएं। सोहेल ने अरीशा को अपने सामने कर लिया और संजीदगी से बोला, मेरा तुम्हें भगा कर ले जाने का इरादा नहीं है। अरीशा कुछ कहती उससे पहले उसकी नजर सामने से आते उस सिपाही पर पड़ गई जो ट्रेन में गश्त के दौरान उसको घूर रहा था। 2 मिनट में वो उनके एकदम सामने खड़ा था और उसी तरह अब भी घूर रहा था। इस बार फिर सोहेल उसको कुछ कहता कि वो बोला, आपको आपके नाना जी ढूंढ रहे हैं। शोएब सिद्दीकी साहब के नातिन है ना आप? जी, अरीशा ने कहा और सोहेल का हाथ खींचते हुए वहां से चल दी। बड़ी देर तक उसको अपनी पीठ पर उस सिपाही की पैनी नजर चुभती हुई महसूस होती रही। वहां से निकलकर अरीशा अकेले नाना नानी और अपनी माँ के पास पहुंच गई। सोहेल की अम्मी जरा दूर बैठी कुछ पढ़ रही थी, और हाँ जफर भी तो था वहीं, लेकिन अरीशा के लिए तो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसको देखते ही अम्मी भड़क गई। कहाँ गायब हो गई थी लड़की? कुछ अकल वकल है कि नहीं? पराये देश का मसला है ये, या ऐसी वैसी कोई हरकत की तो परेशानी में पड़ जाएंगे, समझ लो। अरीशा अपने नाना के करीब जाके बैठ गई और लापरवाही से बोली, ये जो अलग देश है ना अम्मी, ये मेरे नाना की पैदाइश की जगह है ना नानू? वो लड़ियाते हुए बोली, जैसे मना रही हो अपने नाना को, जैसे वो पूछ नहीं रही हो बल्कि बता रही हो कि वो जहां पैदा हुए थे वो देश और ये देश एक ही तो देश थे। नाना जी उसकी बात सुनकर कई बरस पहले के दिनों में पहुंच गए, सरहद के उस पार लाहौर, जहां उनके नाना जी का घर था, उनकी मां का घर। अरीशा की मां अपनी बेटी के इशारे समझ रही थी, उनकी अनुभवी आंखों से बहुत कुछ देख भी लिया था। वो अचानक अरीशा के करीब आई और उसको झकझोरते हुए बोली, खबरदार जो बात किया वो उस लड़के से, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, न जान न पहचान। नाना हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे। अरीशा की आंखें डबडबा आईं, बोली, हाँ मेरा दिमाग खराब हुआ है, मनमर्जियां करती हूं। मुश्किल से संभाले हुए आंसू गालों पर बहने लगे। हो जाओ ना सब नाराज, पापा होते ना तो कभी गुस्सा नहीं होते। जफर भी बड़ी देर से सब कुछ देख और समझ रहा था। उसने भी अपनी फुप्पी की हाँ में हाँ मिला दी। तुम बेअकल हो अरीशा, और तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए ना कि उनसे बहस करनी चाहिए। अरीशा ने घूर के उसको देखा तो वो चुपचाप वहां से उठ के चल दिया। 11:30 बजे अटारी स्टेशन में अनाउंसमेंट गूंजने लगा, गाड़ी नंबर 146007 अटारी लाहौर समझौता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने को है। जो पाकिस्तानी यात्री थे और इंडिया से अपने देश लौट रहे थे वो तो बहुत सहज थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल जरूर तेजी से धड़कने लगे थे। ट्रेन बहुत ही धीरे रेंगती हुई चल रही थी। पटरियों के आसपास पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान घोड़ों पर गश्त लगा रहे थे। कभी कभी सुरक्षा के लिए किए गए उपाय भी डर पैदा करते हैं। शायद सब सहज होता तो ये एहसास ही नहीं होता कि एक देश से वो दूसरे देश में आ गए हैं। कुछ ही देर में ट्रेन वाघा पहुंच गई, यानी सीमा पार पाकिस्तान। और वही सब जांच पड़ताल दोबारा हुई और करीब 4 बजे समझौता एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन पे थी। ट्रेन में आपाधापी मचने लगी, सामान उतारने की होड़ लग गई, लेकिन सारा हो हल्ला बस थोड़ी देर का ही था। 10 मिनट में ट्रेन खाली हो गई। शोएब सिद्दीकी साहब और उनकी बीवी प्लेटफॉर्म पे खड़े वहां लिखे बोर्ड को एक टक देख रहे थे। उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ था, लाहौर जंक्शन। मन फिर पीछे की ओर दौड़ने ही वाला था कि जफर कहीं से हांफता हुआ आया और उनको झकझोरता हुआ बोला, अरीशा क्या हुआ, क्या हुआ अरीशा को? नानी परेशान हो गई। अरीशा वो नहीं है, भाग गई। जफर के हाथ में एक कागज का पुर्जा फड़फड़ा रहा था और वो खुद भी कांप रहा था उस पुर्जे की तरह। क्या बकवास कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम जफर? क्या कह रहे हो, जानते भी हो? अरीशा की मां ने गुस्से में वो कागज जफर के हाथ से छीन लिया। वो जानती थी कि जफर क्या कह रहा है और ये भी जानती थी कि वो गलत नहीं है। फिर भी उन्होंने उस पुर्जे पर लिखा देखने के पहले आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ी, जैसे ऐसा करने से उस कागज पर लिखा बदल जाएगा।
नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी दुआएं पढ़ी जाती हैं, इबादत की जाती है। कागज पर लिखी इबारत उन्हें धुंधली दिखाई पड़ रही थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह पढ़ ही लिया। लिखा था, अम्मी, नानू, नानी, मैं सोहेल के साथ हूँ। वो पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं आपसे दूर जरूर रहूंगी, लेकिन यकीन मानिए खुश रहूंगी। जफर से सॉरी कहिएगा, जल्द मिलूंगी आप सबसे। अरीशा की माँ का सर घूमने लगा। वो लड़खड़ाकर वहीं पास बैठी बेंच पर बैठ गई। नानी की आंखें झरझरा कर बहने लगी। नाना एकदम खामोश हो गए। अपनी बेटी के माथे पर हाथ फिराकर बोले, पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई हमारी बच्ची को। कितनी समझदार, एकदम फर्माबरदार लड़की थी। वो नहीं जानती कि उसने कितना खतरनाक कदम उठा लिया है। अब हम उसको देखने को भी तरस जाएंगे। 2 अलग अलग मुल्क हैं अब ये। कहते कहते शोएब साहब का गला भी भर आ गया और तेज खांसी होने लगी। उनकी बीवी पीठ सहलाते हुए बोली, चुप हो जाइए, कहने से दुख और बड़ा मालूम होता है। मुझे लगता है उस बदमाश लड़की ने कोई मजाक किया है हमारे साथ। देखना अभी कहीं से भागती हुई आके आपके गले में झूल जाएगी। लेकिन वो गलत थी। 4-5 घंटे गुजर गए, लेकिन अरीशा का कोई पता नहीं चला। नहीं लौटी वो। अपने घुटनों में सर छुपाए सब बैठे रहे वहीं, लाहौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अमृतसर से आया सिखों का एक जत्था भी वहीं अपनी बस के इंतजार में था। बंटवारे के बाद सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ यानी गुरु नानक देव की पैदाइश की जगह ननकाना साहिब पाकिस्तान के हिस्से आई थी, लेकिन लोगों ने यहां आना नहीं छोड़ा। उन सब के गानों की आवाज स्टेशन में गूंज रही थी। जो बोले सुने हाल, सत श्री अकाल। शोएब साहब की आंखों के किनारे गीले हो गए। काश कि हम वाकई एक होते तो मुझे इस कदर दुख नहीं होता अरीशा के फैसले पर। काश कि बंटवारे की वो रेखा मिट जाती। शाम का धुंधलका स्टेशन पर पसरने लगा। दूर कहीं से मगरिब की अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। शोएब साहब ने जानमाज निकाल ली। इतना डरा हुआ उन्होंने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। मन में बहुत सारी उलझनें थीं। क्या पुलिस को खबर की जाए? परदेश में ऐसा करना ठीक होगा? क्या पता इस तरह अरीशा किसी और मुसीबत में न पड़ जाए। क्यों ना सोहेल को खोजा जाए। बल्कि कहीं भीतर वो ये भी सोच रहे थे कि अरीशा सोहेल की वजह से ही उनको छोड़ के गई है या वजह कुछ और रही होगी। उन्हें याद आने लगा वो दिन जब उसका रिश्ता जफर से तय कर दिया गया था, बिना उसकी इजाजत के, बिना मर्जी के। कितनी छटपटाई थी वो लड़की। सच तो ये था कि उनको भी जफर अरीशा के लिए बिल्कुल नहीं जमा था। ऐसा नहीं था कि जफर उनको नापसंद था, आखिर वो उनका पोता था। लेकिन वो जानते थे कि दोनों एकदम अलग हैं। जफर पानी था तो अरीशा आग। लेकिन उनके बच्चों ने फैसला लिया था तो वो ना भी नहीं कर सके। चाह के भी अपनी नातिन का साथ नहीं दिया था उन्होंने। इतनी देर से बेघरों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठे रहने के बाद सबने तय किया कि अब रात वहीं रिटायरिंग रूम में गुजारते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। सब अपना सामान लेकर वहां से उठे थे कि वो सिपाही वहां से गुजरा, वही जो ट्रेन में अरीशा को घूर रहा था, जिसने अरीशा और सोहेल को अटारी स्टेशन पे एक साथ देखा था। सबके चेहरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे डर को उसने भी पढ़ा था और उनके साथ अरीशा को न देखकर वो रुक गया। क्या हुआ जनाब, परेशान क्यों हैं? कुछ मदद कर सकता हूं मैं? अरीशा के नाना ने सर हिला के मना किया और आगे बढ़ने लगे, मगर वो क्या मानने वाला था। उनके ठीक सामने आके खड़ा हो गया और पूछा, आपकी नातिन कहाँ है? फिर खो गई क्या? शोएब साहब की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, आप फिक्र मत कीजिए, वीज़ा ख़त्म होने पे तो उसको हिंदुस्तान लौटना ही होगा ना, लौट आएगी। अरीशा की माँ का चेहरा लाल हो गया। ये कैसी तसल्ली है? आप जख्म पे मरहम लगाने आए कि उसको कुरेदने? जफर ने अपनी फुप्पी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से चुप हो जाने को कहा और खुद उस सिपाही से पूछने लगा, क्या आपको कुछ पता है कि वो कहाँ है? सिपाही ने शोएब साहब और उनकी बीवी के चेहरों पर नजर डाली। कुछ घंटों पहले उनकी आंखों में कैसे ख्वाब से तैर रहे थे और अब
उस खौफ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर यहां वहां की बातें करता रहा, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो कुछ कहने के लिए। आसान नहीं होता सच कहना या ये कबूल करना कि आप गलत थे। फिर उसने हिचकते हुए बताया कि उसने अरीशा को स्टेशन से बाहर जाते देखा था, अकेले। शोएब साहब की जैसे सांस ही रुक गई। अब तक कम से कम ये तसल्ली थी कि वो सोहेल के साथ है, और दिल्ली से यहां तक के सफर में उनकी अनुभवी आंखों ने समझ लिया था कि सोहेल एक शरीफ लड़का है। उसकी मजबूत बाजुओं का सहारा भी उनको याद था। फिर उसकी अम्मी भी एक पढ़ी लिखी समझदार औरत लग रही थी। सारे सफर में खामोशी से किताब पढ़ती रही थी। लेकिन अब ये सिपाही क्या कह रहा है? अरीशा अकेले गई है? अगर सोहेल के साथ नहीं गई तो फिर गई कहां? शोएब साहब को लगा जैसे वो कोई जंग हार गए हों। थकी हुई आवाज में बोले, भाई जब आप जानते थे कि वो हमारे साथ है और अकेले जाती दिखी तो आप रोक तो सकते थे उसको। वो सिपाही वहीं खड़ा जमीन को ताकता रहा। फिर उसने अपनी जेब से अरीशा की चांदी की पायल निकाली और उनके हाथ में पकड़ा दी। शर्मिंदा होते हुए बोला, माफ कीजिए जनाब, वो मुझे ये पायल देके बदले में चुप रहने का वायदा लेके चली गई थी। शोएब साहब कुछ नहीं बोले। वो अच्छी तरह जानते थे अपनी नातिन को। रात होने को थी। जफर सबके लिए खाना ले आया, लेकिन भूख किसको थी? जबरदस्ती करके निवाला मुंह में डाला भी तो हलक में अटक के रह गया। अरीशा की अम्मी को अपने पति की कमी जितनी आज महसूस हुई उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। वो सोचती रही कि क्या कसर रह गई थी उनकी परवरिश में कि लड़की यूं बगावत पे उतर आई। कितने लाड़ प्यार से पाला था उन्होंने, और आज तक कभी उसने भी तो उनका कहा नहीं टाला था। जफर से रिश्ता ही तो किया था, वो भी बचपन से देखा भाला लड़का जिस पे पूरा यकीन किया जा सकता था कि वो अरीशा को खुश रखेगा। लेकिन वो शायद ये नहीं समझ पाई कि खुश रहने की सबसे जरूरी शर्त मोहब्बत थी। पर अगर वो सोहेल से मोहब्बत की वजह से भागी तो फिर अकेले क्यों? इतने सवाल सबके मन में उठ रहे थे कि एक एक पल काटना दुश्वार हो रहा था। तभी रिटायरिंग रूम के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। धीरे से दरवाजा खुला और सोहेल की अम्मी नजर आई। उनको देखते ही अरीशा की मां लपक के दरवाजे तक चली आई और हैरान रह गई। बाहर उनके साथ सोहेल और उसके पीछे अरीशा खड़ी थी। अपनी बच्ची को देखते ही उनका सारा गुस्सा पता नहीं कहां हवा हो गया। उन्होंने दौड़कर उसको अपने सीने से भींच लिया। कमरे में सबके चेहरे रुआंसे हो रहे थे। अरीशा की मां ने सोहेल की अम्मी का हाथ थाम लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। नाना जी और नानी ने भी उनके सर पर हाथ फेर के ढेर सारी दुआएं दी। अरीशा एकदम चुप थी। फिर उन्होंने सोहेल की अम्मी की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। सब उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे। सोहेल की अम्मी बोली, देखिए आपकी बच्ची को हम लौटा लाए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसे निकाह पढ़वा के कायदे से आपके घर से विदा करवा के ले आए। बच्चों का यूं भाग के शादी करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और बेहतर है कि हम इनको साथ रहने से ना रोकें। मगर ये कैसे हो सकता है? अरीशा की मां बुदबुदाई। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा। फिर शोएब सिद्दीकी साहब उठे और बिना कुछ कहे बच्चों के सर पर हाथ रख दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी 4 हिस्सों की कहानी सीमाएं।